Hello guys, Jai Hind. This is Aniket from Tarkashastra Academy. This is the 6th QA sectional that we are providing on our YouTube channel. ये QA sectional हम टोटल 9 तो मिनिमम बनाने वाले हैं ऑन द लाइन्स ऑफ कैट 2023, 2022 एंड 2021. अभी ऑन द लाइन्स ऑफ कैट 2023, 2022, 2021 का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला QA सेक्शनल जो है वो कैट 2022 स्लॉट 3 के जैसा है मतलब इसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैट 2022 स्लॉट 3 जैसी है एंड इसमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी कैट 2022 स्लॉट 3 जैसा है. जैसे टाइम स्पेड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चंस मिले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे. दिस इज हाउ वी हैव मेड दिस QA सेक्शनल. एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड आवर QA सेक्शनल्स. ठीक है, अभी एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही रहेगा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वैसा ही रहेगा, बट दिस इज़ नॉट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, यहाँ पे सारे नए क्वेश्चंस है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सेक्शनल है इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ कैट 2022 स्लॉट 3. ठीक है, अभी ये वाले जो सेक्शनल्स अगर आपको देने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको ये PPT का लिंक मिलेगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप PPT डाउनलोड कर सकते हो. वंस यू डाउनलोड द PPT, एक 40 मिनट का आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो. दिस PPT ऑल्सो हैज़ 22 क्वेश्चंस. तो एक एक्चुअल क्या कहते हैं अपना एक्चुअल QA का सेक्शनल जैसे रहता है वैसा ये PPT आपको मिलेगा. अगर आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जानना है तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शनल इज़ मॉडरेट. अगेन इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ कैट 2022 स्लॉट 3. ठीक है, तो डाउनलोड करो, ये 40 मिनट का टेस्ट दो एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व द वीडियो. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द वीडियो सॉल्यूशंस. तो वीडियो सॉल्यूशंस आप बाद में देख सकते हो. ठीक है, इफ़ you want more such inputs related to your CAT preparation, do let us know, क्योंकि हम इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आगे अपकमिंग 1 मंथ में डालने वाले हैं. ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बताओ. ठीक है, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि काम में आएगा, बहुत सारी काम की चीज़ें हम यहाँ पे डालने वाले हैं. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज, all of whose ages are natural numbers and the average of their ages is taken. ठीक है, the eldest boy leaves the group after having a fight. Now the average of the rest of the boys drops by 2 years. Okay, so average number total 5 boys, उनका average age total 5A. Now the eldest member has a fight and he leaves the group. तो भी 4 ही लोग रह गए एंड इसके वजह से उनका एवरेज इट हैज़ ड्रॉप बाय 2 years. उनका एवरेज हैज़ ड्रॉप बाय 2 years. तो ये कितना हो जाएगा? एवरेज हैज़ ड्रॉप बाय 2 years, तो ये हो जाएगा 4 × A-2, है ना. The same pattern continues till only the last boy is left. Okay, तो सेम पैटर्न मतलब झगड़ा कर करके लोग निकलते जा रहे हैं और एवरेज 2-2 से कम होते जा रहा है. एंड द लास्ट बॉय हु एक्सक्लेम्स हैड आवर एंटायर ग्रुप बीन टुगेदर द एवरेज एज ऑफ आवर ग्रुप नेक्स्ट ईयर वुड हैव बीन 16 years. सिंपल है, अगर नेक्स्ट ईयर 16 एवरेज होता तो इस साल 15 एवरेज होता. सही है, तो 15 × 5 75 टोटल है. अब ये 13 है, 13 × 4 52 हो जाएगा. फिर से एक बंदा झगड़ा करके निकल गया, एवरेज हो गया 11, तो टोटल एज 33 हो गया. और एक बंदा झगड़ा करके निकल गया, एवरेज हो गया 2 से रिड्यूस 9, टोटल एज 18 हो गया.
फिर लास्ट बंदा भी झगड़ा करके निकल गया, ही इज़ द लास्ट बॉय रिमेनिंग इन द ग्रुप, एवरेज जो है वो 7 रह गया एंड टोटल एज 7 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ही तो लास्ट बंदा है जिसका एज 7 रह गया है, यही तो लास्ट बंदा है जिसका एज 7 रह गया है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय, इट इज 7 years, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन सम ऑफ 5 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 20। सो ए, लेट अस से a minus d, a minus 2d, and this is a plus d and a plus 2d। तो ये कितना है, 20 है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इट्स 330। ओके, a plus d square एंड a plus 2d square इज इक्वल टू 330, है ना। यहाँ पे भी सम दे के रखा है, इट इज 20। What will be the sum of the smallest and largest of the 5 numbers? अच्छा, तो a minus 2d plus a plus 2d ये करना है। तो sum of the smallest and largest will be e, है ना, this is the smallest, this is the largest, smallest plus largest का sum कितना आ गया, 2a। अभी तुम मेरे को ये चीज़ बताओ, इन सब का एडिशन करेंगे तो माइनस 2d प्लस 2d कटा d कटा, we get 5a is equal to 20, which gives me a is equal to 4. As soon as we get a is equal to 4, sum of the smallest and largest is 2a, which is 2 into 4, 8. Nothing we have to do. No need to find out the actual terms of arithmetic progression. Okay? Moving forward. Two numbers are such that the ratio of sum of the two numbers, the difference between the squares of the numbers and one more than product of the two numbers is 1:2:4. What is the sum of the squares of the two numbers? Okay, easy question. So sum of the two numbers, difference between the squares of the numbers, so x square minus y square, and one more than product of the two numbers, one more than product of the two numbers. This ratio is 1:2:4. So what we have, x plus y upon x square minus y square is equal to 1/2. So x plus y upon x plus y into x minus y is equal to 1/2. x y kata, so x minus y is comes out to be 2. X minus y comes out to be 2. Now these two terms, what we have, x square minus y square upon x y plus 1 is equal to 2/4, which is 1/2. x की जगह x is equal to y plus 2 ऐसा डाल सकता हूँ। सो y plus 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y plus 2 into y plus 1 is equal to 1/2। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4y प्लस 4 आएगा ये, और ये वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आएगा, विच इज़ 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो वी गेट 8y प्लस 8 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। यस, तो ये 8 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, 8y इधर आएगा तो -6y हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्प्लिट क्या आएगा, -7 प्लस 1, सो रूट्स विल बी +7 -1। ठीक है, नाउ -1 कैन नॉट बी द वैल्यू, बिकॉज फिर ये वाला टर्म निगेटिव में जाने के चांसेस है, जबकि ये टर्म ग्रेटर देन दिस दे के रखा है। तो y की वैल्यू मेरी 7 आती है, अगर y की वैल्यू 7 आती है, x की वैल्यू मेरी 9 आएगी। आगे क्या दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, सो 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 49 प्लस 111
49 plus 81 is 130. 49 plus 81 is 130. Your final answer. Moving on forward, fourth question. OXY is an equilateral triangle with O being the origin. XY coordinates are this and this. Okay. And so when we need to go to triangulity. So 3y and x comma. Okay. Find the value of xy. है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालना है. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इट टू बी इन द फर्स्ट, आई एम अज्यूमिंग इट टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इटसेल्फ. सो 3 comma y, 3 comma y. ये y कोऑर्डिनेट आएगा 3 comma y एंड x comma 1.5 रूट 3, x कॉमा 1.5, तो ये x आएगा एंड यहाँ से एंड 1.5 रूट 3, 1.5 रूट 3 आएगा यहाँ से. सो x कॉमा 1.5 रूट 3. ऐसे मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना. दिस विल बी माई इक्विलेटरल ट्रायंगल. Once again. Okay, so now let us say this angle is P, this angle is 60, है ना. This angle is 60. Length of the side is A, length of the side is A. Okay, let us say sin P will be how much? Sin P will be this is Y and this is A, so 3 by A, and cos P will be how much? नहीं, sin P will be this is Y, opposite upon hypotenuse, so Y by A, and cos P will be this is whole 3 adjacent upon hypotenuse, that is 3 by A. A is what? Length of the side. Now this is how much? This whole angle is P plus 60. So sin P plus 60, sin P plus 60 will be opposite. Opposite is how much? X. है ना, sin P plus 60 is opposite is how much? X. No, opposite is how much? 1.5 root 3. Okay. 1.5 root 3 and adjacent is how much? A, है ना. Hypotenuse is how much? A, and I am considering this triangle. So A plus P का opposite is 1.5 root 3 and hypotenuse is A. But I know that sin P plus 60 can be expanded like something sin P into cos 60 plus cos P into sin 60, which is 1.5 root 3 divided by A. 1.5 root 3 divided by A. sin P की वैल्यू y by A, cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1 by 2. सही है. देन cos P की वैल्यू 3 by A एंड sin 60 की वैल्यू root 3 by 2 is equal to 1.5 root 3 by A. So this is 2, this is 1.5. So this is also 1.5 root 3 by A, this is also 1.5 root 3 by A. ये कट जाएगा. So y by A into 1 by 2 is equal to 0, which gives me y is equal to 0. So x into y will be x into y will be x into 0, which is 0. Answer none of these. As simple as that. Fifth, the digits of a 5-digit number in base n are increased by 1. X, Y, Z, W, V. ये बेस n में कुछ एक नंबर होगा. डिजिट्स आर इंक्रीज बाय 1, मतलब इट इज इंक्रीज बाय 1 1 1 1 1, है ना. बेस n में इंक्रीज ऐसा हुआ. The decimal value of the number increases, so it must have a decimal number
डेसिमल नंबर वो इंक्रीज हो जाता है 16105 से, 16105 से। क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस 11111 इन बेस सिस्टम n इज इक्वल टू दिस 11111 n इज इक्वल टू 16105, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 इंटू एन रेज टू 0, दिस इज 1 इंटू एन, दिस इज 1 इंटू एन स्क्वायर, this is 1 into n cube, and this is n 1 into n to the power 4 is equal to 16105. Now if here what we can definitely get कि यहाँ पे नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है, सो n is definitely greater than 10. Why? Because छोटी वैल्यू ऐड करके बड़ा नंबर डेसिमल में ऐड हो रहा है, सो n is definitely greater than 10. Now if you try for n is equal to 11, the equation will be satisfied. 11 to the power 4, 11 cube plus 11 square plus 11 plus 1. It will satisfy this condition. So n is equal to 11. What is the sum of the digits of n? Sum of the digits of n is 1 plus 1, which is equal to 2. ठीक है? Next. It normally takes 64 minutes to move down an equilateral triangle shaped field. Okay. 64 minutes. तो √3/2 इंटू साइड स्क्वायर ये मूव करने के लिए 64 मिनट्स लगते हैं. हाउ मेनी मोर मिनट्स विल बी टेकन टू मूव द सेम ट्रायंगल शेप with each side increase by 37.5%. 37.5% is 3/8 in terms of fraction. इतने से इंक्रीज किए हैं. तो पहले वाला ट्रायंगल था 888 का, अभी इसको 3 से इंक्रीज कर दिया, 3 से इंक्रीज कर दिया, तो 11 11 11 का हो गया. तो पहले वाला √3/2 इंटू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 को 64 मिनट्स लगते थे. अभी यहाँ पे √3/4 रहता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो √3/4 इंटू 11 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज √3/4 इंटू 121 हो जाएगा. सो √3/4 इंटू 64 के लिए 64 मिनट्स लगते हैं, तो √3/4 इंटू 121 के लिए 121 मिनट्स लगेगी. ठीक है. पूछा गया है हाउ मेनी मोर मिनट्स विल बी टेकन. सो 121 माइनस 64, ये सिली मिस्टेक नहीं करना है, 121 आंसर मार्क करके नहीं आना है. हाउ मेनी मोर मिनट्स पूछा है. सो दिस इज 7, दिस इज 5, 57 मोर मिनट्स विल बी required. Next, to reach on time, a boy ran 15 kilometers from home. While running at 15 kilometers per hour, he burnt 650% more calories than what it takes to walk to school at 6 kilometers per hour. He can walk at a maximum distance of 35 kilometers in 6 hours. Okay, सही है. How much the boy ran if he burnt all his calories just when he reached the school. Okay, ठीक है. तो घर से स्कूल का डिस्टेंस is let us say x kilometers. Let us say the boy requires, ये 6 के किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से जाता है 35 किलोमीटर्स जाने के लिए. सो 35 किलोमीटर्स जाने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने के लिए ही रिक्वायर्स लेट अस से k कैलोरीज. ही रिक्वायर्स लेट अस से k कैलोरीज. अभी उसको x किलोमीटर जाने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से x बाय 35k कैलोरीज लगेगी. ठीक है. अभी ये तो वॉक कर रहा था. अभी रन करते समय ही विल रिक्वायर हाउ मच कैलोरीज. अभी 35 किलोमीटर
उसको रन करना है 15 के स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. सो ही विल नीड, ये इसका 650% मोर कैलोरीज, मीन्स 6.5 टाइम्स मोर कैलोरीज, मीन्स 7.5 टाइम्स द कैलोरीज. K अपॉन 35 है ना, इतनी कैलोरीज लगेगी. ठीक है, बट इट इज़ गिवन दैट ये जो है मतलब x किलोमीटर से जाने के लिए, ये जो है ही रिक्वायर्स दिस मच कैलोरी जस्ट टू रीच हिज स्कूल. तो उसकी टोटल कैलोरीज इज इक्विवेलेंट टू हिज सैलरी फॉर विच ही इज रनिंग फॉर x किलोमीटर्स एट 15 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड. सो दिस 7.5x upon 35k is equal to actual k. So k gets cancelled. X is equal to 35 by 7.5, which is 4.66. 4.66 is none of these. 4.67 kilometers is the is how much the boy ran. Next, ABCD is a trapezium with AB and CD are parallel sides. Okay, AB and CD are parallel sides. AB measures 10, CD measures 31. Okay, तो AB छोटा है. AB measures 10, CD measures 31. या ऐसे परपेंडिकुलर भी डाल के रखता हूँ. If BC measures 20, AD measures 30, what is the area of the trapezium? Area of the trapezium हमको पता है, area is half into height into sum of parallel sides. Sum of parallel sides है ना. So if this is 10, this is 10, this is let us say y, this is let us say 21 माइनस y है ना. ये y है, टोटल 31 है, इसमें से 10 चले गए तो 21, ये y, ये 21 माइनस y. नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम, लेट अस से हाइट h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर एंड h स्क्वायर प्लस 21 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर. दोनों के h स्क्वायर इक्वेट करते हैं. h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस y स्क्वायर. यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 441 माइनस 42y प्लस y स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे, है ना, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका. एंड वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y टू बी 5. वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 5. तो हाइट कितनी हो जाएगी? 12, है ना. क्यों? क्योंकि 169 माइनस y स्क्वायर दैट इज 25, 144 हो जाएगा. सो h स्क्वायर विल बी 144, h इज इक्वल टू 12. तो एरिया हो गया ना हाफ, हाइट इज 12, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 31 प्लस 10. सो दिस इज हाउ मच? 6. सो 41 इंटू 6, 41 इंटू 6 इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस आई हैव नॉट इक्वेटेड दीज टू. बट ये अगर आप इक्वेट करोगे तो आपका y स्क्वायर क्वाड्रेटिक में नहीं बनेगा. y स्क्वायर कटेगा एंड सिर्फ y के टर्म्स में आएगा, जिससे तुम्हारी y की वैल्यू आएगी. आई एम एक्सपेक्टिंग इतना बेसिक आप कर लोगे. ठीक है, अभी ये इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? log x टू द बेस x बाई 27 टू द बेस 27. ओके, x बाई 27 टू द बेस 27 ऐसा आएगा, है ना. इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं. log x बाई 81 टू द बेस 81 एंड इसका भी रेसिप्रोकल log x बाई 243 टू द बेस 243 इज इक्वल टू माइनस 43 बाई 30. इसको क्या लिख सकता हूँ? log x टू द बेस 27 माइनस log x नहीं log 27 टू द बेस 27, है ना, प्लस log x टू द बेस 81
प्लस माइनस लॉग 81 टू द बेस 81 प्लस लॉग x टू द बेस 243 माइनस लॉग 243 टू द बेस 243 इज इक्वल टू -43/30. सो ये क्या हो गया, लॉग x टू द बेस 27 को 3 क्यूब लिख देता हूँ यार, है ना, 27 को 3 क्यूब लिख देता हूँ. ये -1, ये लॉग x टू द बेस 81 को 3 टू द पावर 4 लिखता हूँ. log 81 to the base 81 is 1 and this is log x to the base 243 is 3 to the power 5 minus 1 is equal to -43/30. ये -1 will become -3 will become +3. तो 3 है ना, -3 इधर आएगा तो +3 -43/30, तो ये 47/30 ऐसा आ गया, है ना. 90 - 43 is 47/30 ऐसा आ गया. एंड ये 3 बाहर निकलेगा तो 1/3 log x टू द बेस 3 प्लस 1/4 log x टू द बेस 3 प्लस 1/5 log x टू द बेस 3, जिसमें मेरा log x टू द बेस 3 कॉमन निकला. 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ऐसा बचा. सो log x टू द बेस 3 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, बेस में आ जाएगा 60, ये आएगा 20 प्लस 15 प्लस 12 is equal to 47/30. So this is log x to the base 3 into 47 to the base 3, 47/60 is equal to 47/30. ये 47 क्या है, ये 31 जा 32 जा 2 इधर जाएगा. So log x to the base 3 is equal to 2 which gives me x is equal to 3 square which gives me x is equal to 9. As simple as that. X is equal to 9. ठीक है, this was your 9th question. Moving forward, ठीक है ना. So I hope you are able to understand. Level of difficulty slightly higher in this particular sectional. LMN is a right angle triangle with LN as the hypotenuse. LN is the hypotenuse. LMN. P is point such that LPN and LP is to PN is 4:5. So this is 4:5. Perpendiculars drawn from point P on LM and MN are equal. तो ये perpendicular and ये perpendicular equal है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना. 3 एंगल्स 90 है तो चौथा एंगल भी 90 रहेगा एंड एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर हो गया. अभी स्क्वायर है तो MP ये मेरी डायगोनल हो गई, MP जो है वो मेरी डायगोनल हो गई एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर एंगल बाइसेक्टर. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है. What is the area of triangle LMN if LN is 82? LN is 82. Okay, LN is 82. If LN is 82. So what I am trying to say, अभी ये MP is an angle bisector. So MP is an angle bisector. तो इससे मुझे ये मिलता है कि LM अपॉन MN will be equal to LP upon PN, angle bisector theorem. So LM upon MN is 4/5 और 4x 5x. अभी मेरे को पता है this is 4x, this is 5x, this is 82. So 4x square plus 5x square is equal to 82. So that is 16x square plus 25x square is equal to 82, which gives me 41x square is equal to 82 square ना, is equal to 82 square.
So this is 41x square is equal to 82 into 82. So 41 एंड ये 2 जा है ना, 41 और ये 2 जा, ठीक है. एक्स स्क्वायर इज 2 इंटू 82 आ गया. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू 4x इंटू 5x, हाफ इंटू 4x इंटू 5x विच इज हाफ इंटू 20 इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है मुझे, हाफ इंटू 20 इंटू 2 इंटू 82 है ना. सो दिस टूथ इज टू गॉन. 82 2 जा 164, 1640 स्क्वायर यूनिट्स, 1640 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट 2 years एंड फर्स्ट 3 years on a sum invested compounded annually were 1000 and 1900 respectively. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. For first 2 years the interest is 1000 and first 3 years the interest is 1900. ओके, सो यहाँ तक का 1000 है एंड यहाँ का 900 है ना. What is the rate of interest? We know that compound interest increases by r percentage every year. So r percentage increase is 900 का increase on 1000 into 100 percentage है ना, into 100 percentage. तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, this 0, this 0. So 90% will be the value. ठीक है. ये 12th. A shopkeeper sells 50 kg of rice at cost price, but he uses weight of 900 gram for 1 kg weight. Okay, 50 kg cost price पे. What is the total profit made by the shopkeeper on selling 50 kg if 7 kg rice as weighed by the shopkeeper cost a customer 112 है ना. So 7 kg सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है, 112 रुपये का. तो 1 kg 112 बाय 7 16 रुपये का, ठीक है. सो दैट इज 1000 ग्राम्स 16 रुपये का. 100 ग्राम्स 1.6 रुपीज़ का है ना. अभी जब वो 900 ग्राम बेचता है, जब वो 900 ग्राम्स सेल करता है, तब 100 ग्राम्स का उसका प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मैं इक्वल ये दे रहा हूँ. तो 100 ग्राम्स का उसका प्रॉफिट होता है. 100 ग्राम्स का प्रॉफिट मतलब 1.6 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट होता है ना. 1.6 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट होता है, मतलब 1 kg के पीछे उसका 1.6 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. 1 kg के पीछे 100 ग्राम का प्रॉफिट, तो 1 kg के पीछे 1.6 रुपीज़ का प्रॉफिट. तो 50 kg बेचेगा, तो 50 kg बेचेगा तो ही विल मेक 1.6 इंटू 50 80 रुपीज़ का प्रॉफिट. एज सिंपल एज दैट. ऑप्शन 3. 13th, how many ways can 4 balls of same size from left to right be of same size from left to right be arranged? Be arranged after selecting from 1 pink, 1 green, 1 pink, 1 green, 1 black, 1 violet, 1 white, 2 red, 2 yellow, 2 blue है ना. 2 violet, 2 है ना, एंड 2 ब्लू. अभी इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स है ना. पहला केस हो सकता है ऑल डिफरेंट कलर्स. तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 सिलेक्ट करने हुए 8C4. तो 8C4 आएगा आपका 7 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 1 2 3 4. सो 8, ठीक है. पहले 8C4 आएगा एंड
फिर वो 8C4 आने के बाद उनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी करना पड़ेगा। 8C4 आने के बाद उनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी करना पड़ेगा। तो अभी ये कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 6 7 8 कट गया, ये 1 2 3 4 कट गया, 1 2 3 4 कट गया। सो वील बी लेफ्ट विद 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 30 इंटू 7 210 इंटू 8, 210 इंटू 8, 21 8 ज़ा 168, 1680 केसेस तो यहीं पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? 2 सेम कलर के एंड 2 डिफरेंट कलर के, 2 सेम कलर के एंड 2 डिफरेंट कलर के। सेकेंड केस 2 सेम कलर एंड देन 2 डिफरेंट कलर। ठीक है, 2 डिफरेंट कलर के मतलब 2 सेम कलर कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज, 1 2 3, ये 3 वेज हो गए। एंड फिर ये 3 में से कोई भी एक चले गया तो बचे हुए 7 में से कोई भी 2 लेने हैं, 7 में से कोई भी 2 लेने हैं, 7 में से कोई भी 2 लेने हैं। अभी इसको ये तो पहले चलो ये पहले सिलेक्शन ही कर लेते हैं। सिलेक्शन 3 इंटू, है ना, क्योंकि 2 रेड है, 2 रेड ले लिए, अभी बचे हुए 7 में से कोई भी 2 लेने हैं मुझे, वो डिफरेंट कलर के हो जाएंगे। 7C2 विच इज़ 3 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2, 6 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, तो 2 ज़ा 3 ज़ा 9 इंटू 7 63 हो गया, 9 इंटू 7 63 हो गया। देन अरेंजमेंट अगर मुझे करनी है इनकी तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, बट 2 balls are of same color, so divided by 2 factorial, so that will be 1 2 3 4 divided by 1 into 2, तो 2 कटा 3 into 4 12। तो ओवरऑल फाइनल अरेंजमेंट आपका कितना होगा? 63 इंटू 12 वेज में होगा। 63 इंटू 12 वेज दैट इज 756। एंड देन द थर्ड केस विल बी 2 सेम कलर एंड अदर 2 सेम कलर। तो ये 3 में से कोई भी 2 लेना है, 3C2 दैट इज 3 वेज, एंड अरेंजमेंट ये सिलेक्शन हो गया। अरेंजमेंट कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सो ये अरेंजमेंट हो जाएगा 6 वेज में। तो ओवरऑल फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगी 3 इंटू 6 डिफरेंट 18 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। सो टोटल possibilities 1680, 756 and 18. So this is 4 1 carry, this is 15 1 carry, this is 24 2 4 5 4। ठीक है, as simple as that। ठीक है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। Let x and y be positive integers, which of the following set of values satisfy the equation? बेस्ट है कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल रहेगा, कैलकुलेटर से ट्राई करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² इज इक्वल टू 1 है ना। तो इसका लास्ट डिजिट 25 आएगा, इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, है ना। तो 5 माइनस 0 लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। 501 इसका लास्ट डिजिट 1 आएगा, इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। 2 इंटू 0 0, इनका लास्ट डिजिट 1 आना चाहिए तो ये चलेगा। ये 756 इसका लास्ट डिजिट 6 आएगा, इसका लास्ट डिजिट 2 इंटू 0 तो 6 माइनस 0 लास्ट डिजिट 6 आएगा, जबकि आना चाहिए 1, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। ये 7 है, 7 का 49 हो गया, ये 8 का 64 एंड इंटू 2 है तो 9 माइनस 8 1 आ गया, ये वाला बच गया। अभी इसको सब्सटीट्यूट करो, 501 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 250 स्क्वायर, ये 1 नहीं आएगा तो दिस विल बी योर आंसर। ये नहीं क्लिक हुआ तो यू हैव द कैलकुलेटर, यूज द कैलकुलेटर एंड ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। 577 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 408 का स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी 1। ठीक है, नेक्स्ट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर इन अ प्लांट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड।
A single skilled worker can complete a given job in 15 days. ठीक है. And a single unskilled worker, so 1 by S is 1 by S is 1 by 15, 1 by U is 1 by 60. ठीक है. One day a certain number of non-zero number of skilled workers and a certain number of certain non-zero number of unskilled workers work together on this job and completed it in 3 hours. So let us say X skilled workers and Y unskilled workers. So X upon S will be X by 15 and X upon U, Y upon U will be Y by 60. So X by 15 plus Y by 60, they completed the job in 3 hours. So this is 4X plus Y upon 60 is equal to 3 is equal to 1 by 3. So 4X plus Y is equal to 60 divided by 3, that is 20. अभी क्या क्या पॉसिबल केसेस है. अगर ये 1 है तो ये 16 है, अगर ये 2 है 8 हो गया, 8 तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 है तो 12 हो गया और ये 8 हो जाएगा. एंड इफ दिस इज 4 दिस विल बी 4. अभी पूछा क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वॉज ऑड. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल वर्कर्स यहाँ पे 17, यहाँ पे 14, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वॉज ऑड. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्कर्स हु कुड हैव वर्कड ऑन इट. Minimum possible number of workers who could have worked on it is 11. As simple as that. Moving forward, an ant carries some sugar from sugar jar to her burrow for 6 days. On nth day, she carries SN milligrams of sugar, where n varies as 1, 2, 3, 4, 5, 6. S1 पता नहीं, S2 is this much, S3 is this much, S4 is what we don't know, S5 is what we don't know. No, S5 is given to us, S6 is given to us. If you observe here what they are trying to do, this is to check your comfort level with fraction 1 by 7. तो 1 by 7 कितना होता है, 0.14285. 2 by 7 कितना होता है, 0.285714. 3 by 7 कितना होता है, 0.428571. 4 by 7 कितना होता है, 4 by 7 होता है 0.571428, है ना, 571428. ठीक है. 5 by 7 will be how much, 0.714285, and 6 by 7 will be how much, 0.857142. So if you observe, ये सारी values are multiplied by 1000, ये सारी values are multiplied by 1000, है ना. तो Sn is actually n by 7 into 1000, n by 7 into 1000. तो 1 by 7 into 1000, S1 कितना हो जाएगा, है ना. अगर आप 2 by 7 देखोगे तो 258.714, तो 258.714 आ गया ना. S4 की, S3 की वैल्यू देखोगे तो 0.428571 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज 428.571. वही वैल्यू यहाँ पे आई है. तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, 142.857. क्यों, क्योंकि 1 by 7 into 1000, 1 by 7 into 1000 is 142.857, and S4 will be 4 by 7 into 1000, so 0.571 into 428 will be 571.428. Option 2 is your answer. Moving forward, the angle of elevation of a pole was observed to be 45 degrees from 2 points B and D on the ground. If the foot of the pole is A
and angle ABD is 45 degrees. Okay, so this is the pole. Let us say this is B, A, this is B, and this is D. This is D. This is 45 degrees given to you. Angle ABD is 45. This is 25. This is 25 already provided to you. ठीक है. Now what are they saying? The angle of elevation. तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है एंड ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्रीज है. ठीक है, बहुत बढ़िया. नाउ दे हैव ऑल्सो मैंशनड 45 डिग्रीज इफ द फुट ऑफ पोल दिस इज 45. मेरे को एक चीज़ पता है कि यार दोनों जगह से अगर 45 डिग्रीज है, ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए डी. ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए डी. सो इफ दिस इज 45 डिग्रीज, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज. है ना, ये 45, ये 45, तो ये x, ये x. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मतलब जो बेस का ग्राउंड है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी बोल रहा हूँ मैं, उसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर बाई 2, विच गिव्स मी x इज इक्वल टू 25 बाई रूट 2. दिस इज 25 बाई रूट 2. दिस इज 25 बाई रूट 2. अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है, तो tan 45 डिग्रीज क्या रहता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट, एंड tan 45 डिग्रीज रहता है 1/1. सो अगर ये 25 बाई रूट 2 है तो ये भी 25 बाई रूट 2 रहना चाहिए, है ना. अगर ये 45 डिग्रीज के एडजेसेंट में 25 बाई रूट 2 है, तो हाइट जो है वो भी 25 बाई रूट 2 ही रहेगी. 25 बाय रूट 2 ही रहेगी. सिंपल. 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. है ना, अभी मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ इट इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, वेयर सी इज द लार्जेस्ट साइड, then it is an acute angle triangle. If a square plus b square is equal to c square, then it is a right angle triangle. And if a square plus b square is less than c square, then it is an obtuse angle triangle. तो कहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर बड़ा है, 9 स्क्वायर बड़ा है, तो ये हो सकता है. बट 3, 5, 9, 3 प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 9 ना. ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना यार, ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. सिमिलरली ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मुझे पता है. ये ऑप्शन बाद में देखते हैं. ये वाला मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज नहीं है. सॉरी, ये वाला देखते हैं. 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इट लेस देन 17 स्क्वायर. येस, ऑब्ट्यूस एंगल है. एंड 10 प्लस 10 ग्रेटर देन 17 है क्या? येस. तो ट्रायंगल भी पॉसिबल है ना. सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये बोलते हैं ना अपन. तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ये कंडीशन ट्रायंगल भी है और ये भी है. सो दिस इज डेफिनेटली योर आंसर. ये ट्रायंगल भी है एंड पाइथागोरस का जो थ्योरम है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. नो नीड टू चेक दिस. ठीक है. 18th, if area under the curve is this, if area under the curve is a units, then the value of 3a. तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 3x minus 14 plus 2x minus 13 ये मॉड्यूलस में है, इज लेस देन इक्वल टू 4. मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो ओरिजिन 0, 0 पे है, इसको मैं 14/3 एंड 13/2 के ऊपर लेके जाता हूँ. 14/3 से 13/2 के ऊपर. ये अभी मेरा न्यू ओरिजिन है ना, ये मेरा न्यू ओरिजिन है. अभी इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y
is less than equal to 4. So when y is 0, 3x is less than equal to 4. When y is 0, so x is less than equal to 4 by 3 और x is greater than minus 4 by 3. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? When y is 0, so this is 4 by 3. अच्छा नो, y is 0, so 4 by 3 comma 0 and this is minus 4 by 3 comma 0. ठीक है, इससे बड़ा रहना चाहिए एंड इससे छोटा रहना चाहिए. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड व्हेन x इज 0, मूविंग फॉरवर्ड व्हेन x इज 0, 2y इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 2 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. सो -2 से बड़ा रहना चाहिए या फिर 2 से छोटा रहना चाहिए. तो एरिया कितना हो जाएगा? दिस साइड विल बी -2 से 2 4 एंड दिस साइड विल बी -4 by 3 से 4 by 3, दैट इज 8 by 3. तो एरिया हो जाएगा 24 by 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a? 3a की वैल्यू हो जाएगी 24 by 3 इंटू 3, दैट इज 24, है ना. आंसर विल बी 24 ओनली. ओके, फोर बाई 3 to, okay, area will be half into 4 by 3. No, 24 will be the final answer. Yes, okay. Rakesh travels from Rampur to Sitapur 84 kilometers apart in 17 hours. 84 kilometers जाना है, 17 hours लगते हैं. Reaches 6 hours late than when he intended to do. रामपुर से सीतापुर. तो एक्चुअली उसका इंटेंशन था 11 आवर्स में ही पहुंचने का, वो 6 आवर्स लेट पहुंचा है. एट वॉट स्पीड शुड राकेश ट्रैवल इन ऑर्डर टू रीच 4 hours अर्लियर देन द इंटेंडेड टाइम, है ना. तो नया टाइम उसका 4 hours अर्लियर रहना चाहिए, दैट इज 7 hours में पहुंचना चाहिए. डिस्टेंस है उसका 84 का. स्पीड कितनी रहेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम 84 by 7, 12 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रहनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, राम श्याम सुंदरम आर 3 friends who are building a wall. Okay. They decide to split the work by building the wall in 3 equal parts amongst themselves and start working on it simultaneously. Ram completes his part of the wall in 4 hours. Sham completes his part of the work in 1 hour. Both and helps Sham to complete his part of the work in 1 more hour. Okay. तो राम 4 घंटे में काम कंप्लीट कर देता है एंड फिर शाम की मदद करता है फॉर 1 more hour. ठीक है. देन बोथ राम एंड श्याम हेल्प सुंदरम टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ द वॉल इन 1 more hour. एक और घंटा लेते हैं टू राम एंड श्याम मिल के सुंदरम की वॉल और 1 घंटा काम करते हैं. ऑल ऑफ देम वुड हैव वर्कड, इफ ऑल ऑफ देम वुड हैव वर्कड विद द एफिशिएंसी ऑफ सुंदरम, हाउ मच टाइम वुड दे हैव टेकन टू फिनिश द वॉल, है ना. ठीक है, सही है. राम श्याम एंड सुंदरम दे डिसाइड टू स्प्लिट द टोटल 300 यूनिट्स का काम है मान के चलो. तो राम के लिए 300 यूनिट, नहीं, राम के लिए 100 यूनिट, श्याम के लिए 100 यूनिट, सुंदरम के लिए 100 यूनिट. राम कंप्लीट्स हिज पार्ट इन 4 hours. तो 4 hours तो 25 यूनिट्स पर आवर करता है ये. फिर उसके बाद राम हेल्प्स श्याम एंड हेल्प श्याम टू कंप्लीट हिज पार्ट इन 1 more hour. तो शाम को टोटल लगे 5 hours प्लस 1 hour ऑफ राम. तो 5 hours मतलब कितना? 5s प्लस 1 hour ऑफ राम. तो ऐसे 100 यूनिट कंप्लीट किए तो 5s इज 75. शाम को लगते हैं 15 यूनिट. शाम करता है 15 यूनिट्स पर आवर. अब इस सुंदरम के वक्त ये
सुंदरम, राम एंड श्याम सुंदरम को कंप्लीट करने के लिए 1 more आर देते हैं। तो सुंदरम ये 4 घंटे, ये 5 घंटे एंड फिर राम एंड श्याम के, तो सुंदरम टोटल 6 घंटे काम करता है ना। एंड राम एंड श्याम, राम प्लस श्याम 1 घंटा काम करते हैं। तो सुंदरम 6x प्लस राम के 25 यूनिट 1 घंटे में 25 यूनिट, शाम के 15 यूनिट 1 घंटे में 15 यूनिट, ऐसे टोटल करके 100 यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 10। तो सुंदरम 10 यूनिट काम करता है। फिर पूछा कि इफ़ ऑल ऑफ देम हैव वर्कड विथ एफिशिएंसी ऑफ सुंदरम, तो राम श्याम सुंदरम इन्होंने 10 के एफिशिएंसी से काम किया रहता, तो इन्होंने 30 यूनिट्स पर आवर काम किया रहता। हाउ मच टाइम वुड हैव टेकन टू फिनिश द वॉल? 300 यूनिट काम करना है, 1 घंटे में 30 यूनिट्स करते तो 10 आवर्स में वॉल कंप्लीट कर देते थे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नेक्स्ट, इन 2008 रियल एस्टेट बिजनेस was not doing well because of decline in the sector in the share market. Therefore, Bhatia family decided to sell their bungalow to Patel family at a loss of 5%. तो कॉस्ट प्राइस, तो पटेल फैमिली को 0.95 कॉस्ट प्राइस पे बेचा। इफ भाटिया फैमिली हैड बीन एबल टू सेल देयर बंगलो एट अ गेन ऑफ 8%, तो 1.08 CP पे अगर बेचते दे वुड हैव अर्न 156,000 मोर, तो इनको 156,000 ज़्यादा मिलते थे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बंगलो। सो 1.08 CP माइनस 0.95 CP इज इक्वल टू 156,000, सो दैट इज 0.13 CP is equal to 156,000. So that is CP is equal to 156,000 divided by 13 into 100 है ना। 0.13 को 13 upon 100 लिख दिया। 13 1 जा, this is 13, 12 जा, 12,000 into 100 is 12 lakhs है ना। Enter your answers in number only without any. So 12,000,000 will be the final answer. ठीक है, this is how you will get the final answer. So this is the complete set on QA. एक QA का सेक्शनल हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके डिस्क्रिप्शन में QA की यही PPT की लिंक है, वो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको पसंद आया है, डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर कैट एग्ज़ाम प्रिपरेशन हमारे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।